हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में क्लास 12th का यूके बोर्ड का पेपर लेके आया हूँ मैथ्स का। देखेंगे इस पेपर में हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कैसे एग्ज़ाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। ये हमारा 2018 का क्लास 12th का मैथ्स का पेपर था, जिसमें मैंने 7 क्वेश्चंस आपको लिख रखे हैं। देखेंगे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप एक एक करके हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और अच्छे से आंसर निकालेंगे। चलिए स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इसे एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास दे रखा है कि दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, और इसमें आपसे पूछा है कि x माइनस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करो। तो दो मैट्रिक्स दे रखी जो कि आपस में मैट्रिक्स क्या दे रखी है, हमें बराबर मैट्रिक्स दे रखी है। मैट्रिक्स यानी कि थर्ड चैप्टर होता है, थर्ड चैप्टर हमारा क्लास 12th का, जिसे हम मैट्रिक्स को बोलते हैं आव्यूह। क्या बोलते हैं बच्चों? आव्यूह बोलते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे। एक हमारे पास जो कॉपी गिवन होगी वो इस टाइप की एक कॉपी हमें गिवन में होगी जो हमें पेपर में मिलेगी, और उसमें बीच में हम लिखेंगे उत्तर संख्या 1। ये लिखने का बच्चों एक पैटर्न होता है, और एक इतना सा मार्जिन हम स्केल के 1 स्केल के बराबर हम इतना मार्जिन क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड को छोड़ देंगे, ताकि यहाँ पे आप जो टीचर आपकी कॉपी चेक करता है बच्चों, वो यहाँ पे आपको क्या देता है, मार्क्स देता है। और टीचर को जितने ज़्यादा से ज़्यादा इजी बनाएंगे आप अपनी कॉपी चेक करना, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि दो मैट्रिक्स आपको गिवन थी, जो ये थी 4 3 x 5, और दूसरी मैट्रिक्स आपको थी वो गिवन y z 1 एंड 5। ओके इसमें तो आपको क्या करना था कि x माइनस वाई प्लस z का मान निकालना था। तो सबसे पहले आप करिए x y z दोनों के मान यहाँ से क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स, दोनों अवयव हमें क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। तो जो ये वाला अवयव होगा वो इसके बराबर होगा, जो ये वाला अवयव होगा वो इसके बराबर होगा, जो ये वाला अवयव होगा वो इसके बराबर होगा, और जो ये वाला अवयव होगा वो इसके बराबर होगा। तो देखिए स्टूडेंट कितना y किसके, 4 किसके इक्वल है, y के। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी है, 4 है, और z की वैल्यू कितनी है, 3 है। ऐसे ही x की वैल्यू भी आपने फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि x के इक्वल में कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब क्या करेंगे, इन तीनों के x y z की तीनों की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में, इस समीकरण में क्या कर देंगे बेटा, रख देंगे। तो रखिए x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, यानी कि x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है, माइनस y की वैल्यू 4 है, प्लस z की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 3 करेंगे, 1 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3, और ये आ जाएगा +3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 0। तो देखिए ये हमारा क्या है, फर्स्ट आंसर, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है आपके लिए कि सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात करो। तो मुख्य मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया होगा आपने। सेकंड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम मुख्य मान निकालते हैं, व्यापक हल निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम सेकंड चैप्टर में वहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो इस यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्टूडेंट सेक इनवर्स 2/√3 का हम क्या निकालना है, मुख्य मान। मुख्य मान निकालने के लिए सबसे पहले सेक इनवर्स 2/√3 को थीटा के इक्वल मान लेंगे। जब ये सेक इनवर्स इधर जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा सेक थीटा, और इक्वल टू में बचेगा 2/√3। सेक थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 2/√3। अब देखिए 2/√3 सेक में किसकी वैल्यू होती है, तो 2/√3 जो सेक में वैल्यू होती है वो होती है सेक पाई/6 की। ठीक है, पाई/6 किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 180, और 6 से डिवाइड करेंगे यानी कि कितना आ जाता है, 30 आ जाता है।
तो ये किसकी वैल्यू आ गई, sec 30 की वैल्यू। अब sec से sec कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू आ जाता है π/6। कितना आ जाता है थीटा, π/6। अब देखिए कि जो sec इन्वर्स फंक्शन जो होता है जिसे हम फलन बोलते हैं, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, 0 से पाई होती है और उसमें π/2 क्या होता है, माइनस कर दिया जाता है। यानी कि 90 को छोड़ के बाकी 0 से लेके पाई के बीच में जितने भी सारे डिग्रीज होते हैं वो सब आ जाते हैं, बस उसमें 90 नहीं लिया जाता है। 90 नहीं लिया जाता है तो यही हमारा थीटा की वैल्यू आ जाती है, यही हमारा क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। ओके, तो sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6 होता है। समझ आया स्टूडेंट्स? अगर आपको कोई दिक्कत होती है इन वीडियो में या कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके डाउट्स को मैं वहाँ पे क्लियर कर सकूँ। तो शर्माना बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स, जो भी आपको समझ नहीं आए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके डाउट्स को और अच्छे से क्लियर कर सकूँ। ओके, चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है x माइनस वाई आपको पता है किसके इक्वल है, पाई के। तो आपको कह रहा है कि dy/dx का मान ज्ञात करो, या dy/dx का मान क्या होगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर संख्या। देखिए ये सारे के सारे फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट चल रहे हैं, तो आप इसे सेकंड ना कह के इसे सेकंड पार्ट भी बोल सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का, इसे सेकंड मत करिए, इसे सेकंड का फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर दीजिए और इसे कर दीजिए थर्ड पार्ट, जिससे एग्जामिनर को कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आपकी कॉपी को चेक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले उसे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल्स टू दे रखा पाई, और तुमसे कह रहा है कि dy/dx की वैल्यू ज्ञात करो। तो dy/dx की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मल अवकलन कर देना है। ये हमारा 5th चैप्टर है क्लास 12th की बुक में, ठीक है, 5th चैप्टर, और उसमें हम सिंपल x के सापेक्ष, ये जो x दिख रहा है x के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पाई है वो पाई होती है हमारी एक कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म यानी कि एक नियत राशि होती है जिसका अवकलन हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, d/dx पहले x का करेंगे, फिर माइनस d/dx y का करेंगे, फिर इक्वल टू में करेंगे d/dx पाई का। तो x का करेंगे तो x के सापेक्ष x का तो 1 होता है, माइनस y के x के सापेक्ष y का होता नहीं है, तो ये पूरा एक साथ लिख लिया जाता है d/dx इक्वल टू पाई का कितना हो जाता है, 0। मैंने बताया था अभी कि कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। चलिए अब क्या करेंगे, इस माइनस dy/dx को उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा dy/dx इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी dy/dx की वैल्यू आ जाती है। तो अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ लिखेंगे हम फिर से उत्तर संख्या 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि x इक्वल टू 2 पर, यानी x बराबर 2 पर वक्र y बराबर x³ माइनस x की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। तो इसमें आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो हमने पढ़ रखी है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम किससे दिखाते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम दिखाते हैं बच्चों dy/dx से। तो हम इसमें एक हमें समीकरण दे रखी है, एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है जिसे हम वक्र बोलते हैं, वो दे रखी है x³ माइनस x। क्या दे रखी है, x³ माइनस x, और x इक्वल टू 2 पर हमें क्या निकालनी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, d/dx y
डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स का। तो x के रिस्पेक्ट में y का तो होता नहीं है बेटा, तो क्या आ जाता है डी अपॉन डी एक्स आ जाता है। और एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसमें जो क्यूब होता है ये 3, ये क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। तो क्या बन जाता है 3x², और एक पावर क्या बनती है, कम हो जाती है, तो क्या हो जाता है 3x², और x का कितना हो जाता है 1 हो जाता है। इसमें बच्चों जो रूल लगता है वो ये लगता है, इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है x की पावर n, ठीक है। तो इसमें क्या होता है n आगे आ जाता है और बचता है x की पावर n-1। इस फॉर्मूले का इसमें क्या करते हैं हम, यूज़ करते हैं किसमें, डिफ्रेंसिएशन में। अब क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 2 पर निकालनी थी, ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। अब क्या करना है, x इक्वल टू 2 पर निकालनी है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स किस पर निकाल देंगे, x इक्वल टू 2 पर। ठीक हो गया, ये सिंपल, किसी का कोई साइन नहीं है, बस इसको x इक्वल टू 2 के लिए मैंने ऐसे बना दिया है। तो जहाँ जो फंक्शन में x दे रखा है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा -1। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है -1, यानी कि 4 3 12, यानी कि 12 -1 यानी कितना आ गया 11 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो कितना आया हमारा स्टूडेंट आंसर 11। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो लिखते हैं उत्तर संख्या 5, उत्तर संख्या 5। तो इसमें क्या बोल रहा है कि बिंदुओं a 2,3, -4 तथा b दे रखे हैं 1, -2, 3 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालने हैं, दिक् अनुपात निकालने हैं। दिक् अनुपात दिखाए जाते हैं बेटा a1, a2 और a3 से। ठीक हो गया, a1, a2, a3 से, या हम कभी कभी a, b, c से भी दिखा देते हैं। तो दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं, जब भी आपके पास दो बिंदु दे रखे हों तो दो बिंदुओं के दिक् अनुपात निकालने के लिए, उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात निकालने के लिए क्या करना, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ उसका यूज़ कर लेना। a निकल जाएगा आपका x2 माइनस x1 से, अगर आप a से दिखाते हैं, और अगर आप b से दिखाते हैं तो b निकल जाएगा आपका y2 माइनस y1 से, और c निकल जाएगा आपका z2 माइनस z1 से। और आपके x1 y1 z1 क्या हो जाएंगे, देखिए स्टूडेंट, a हमारा दिया था 2, 3, -4, और b दे रखा था 1, -2, 3। तो ये बन जाएगा x1, ये बन जाएगा y1, ये बन जाएगा z1, ये बन जाएगा x2, ये बन जाएगा y2, और ये बन जाएगा z2। तो a कैसे निकालेंगे, x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 2, तो यानी कि कितना आ गया -1। ऐसे b निकालेंगे, b कितना दे रखा y2 माइनस y1 कितना दे रखा -2, और y1 कितना दे रखा -3 हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -5 हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, c निकाल लेंगे, तो c हो जाएगा z2 माइनस z1, यानी कि z2 3 दे रखा है और z1 कितना दे रखा है -4 दे रखा है। तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि c इक्वल्स टू हो जाएगा 4, 3, 7। तो ये हमारे a, b और c ये कहलाएंगे हमारे दिक् अनुपात। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ऐसा कि दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारे चैप्टर नंबर 10 जिसे हम सदिश विश्लेषण बोलते हैं, सदिश राशियों का वाला चैप्टर दे रखा है, वेक्टर क्वांटिटीज़ जिसे बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स में, बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आ रखा है, बोल रहा है कि यदि f R2R यानी कि एक जो फंक्शन है उसका रिलेशन दे रखा है R2R में, और एक दूसरा फंक्शन दे रखा है g, वो भी R से R में है, यानी R मतलब होता है यहाँ पे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या दे रखे हैं, और बोल रहा है कि फलन क्रमशः fx इक्वल्स टू cos x तथा gx इक्वल्स टू क्या दे रखा है 3x² दे रखा है, द्वारा परिभाषित है। यानी कि दो फंक्शन दे रखे हैं, एक fx द्वारा परिभाषित है और एक gx द्वारा परिभाषित है। तो हम इनको दोनों को मिला के हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है, गॉफ फाइंड करना है। तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो हमें जो गिवन है वो सबसे पहले हम वो नोट कर लेंगे बेटा कि क्या क्या हमें गिवन दे रखा है। हमें जो गिवन दे रखा है वो हमें दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर
संख्या, अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि उत्तर संख्या नंबर 2 लिखेंगे। अब उत्तर संख्या नंबर 2 में हमें fx जो दे रखा था वो दिया था बेटा cos x। fx कितना दे रखा था, cos x दे रखा था, और gx जो दे रखा था वो दिया था 3x स्क्वायर, और हमसे बोल रहा था कि इसका क्या निकालना है, गॉफ। ठीक है, कई बार आपसे फॉग निकालने को बेटा पूछता है और कई बार आपसे गॉफ निकालने को आ जाता है। ठीक है, एक आता है फॉग निकालने को, तो इसमें तो सिर्फ हमसे क्या पूछा है, गॉफ पूछा है, तो हम सिर्फ इसमें क्या बताएंगे, गॉफ बताएंगे। फॉग भी हम इसमें इसी जैसे गॉफ निकालेंगे वैसे हम इसमें फॉग निकाल देंगे। अब आपको फॉग लग रहा होगा तो फॉग ये वो वाला फॉग नहीं है, ठीक है, जो आप समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन में फंक्शन दिए होते हैं जिन्हें हम फॉग और गॉफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, चलिए तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। देखिए गॉफ, गॉफ को हम कैसे लिख लेते हैं बच्चों, गॉफ का मतलब होता है g ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, g ऑफ fx। अब g ऑफ fx का मतलब क्या होता है कि g और fx हमें कितना गिवन था, cos x दे गिवन था, तो ये आ जाएगा cos x आ जाएगा, यानी हमने fx की जगह क्या रख दिया, fx का मान रख दिया। ठीक हो गया। अब चलिए अब ये पूरा इसको सपोज कर लेंगे, इसे मान लेंगे कि पूरा क्या दे रखा है, x दे रखा है, और gx हमें पता है कितना है, gx कितना है 3x स्क्वायर, यानी कि g और ये पूरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ये जब पूरा x हो जाएगा तो हम इसकी तरह से इसे सॉल्व कर देंगे। क्या है 3x स्क्वायर, यानी कि पहले 3 आएगा फिर x आएगा, x हमारा कितना है cos x है, cos x, तो ये बन गया 3x स्क्वायर, और जब इसे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर x। ये हमारा कितना क्या निकल के आ गया, गॉफ निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, गॉफ निकल के आ गया। ठीक है, सिमिलरली अभी हमसे पूछा तो नहीं था कि फॉग कैसे, फॉग इसमें क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने गॉफ निकाला वैसे हम फॉग भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं फॉग निकाल के भी आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे इसी का फॉग निकलेगा, बट आपसे पूछा नहीं गया, आपसे सिर्फ पूछा क्या गया है, गॉफ पूछा गया है। ठीक है, मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ कि फॉग इसका कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं कैसे फॉग निकालते हैं। तो फॉग का मतलब होता है स्टूडेंट f ऑफ gx, और आपको पता है कि gx कितना है, gx हमें दे रखा है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर, अब ये इसको हम पूरे को जो 3x दे रखा है 3x स्क्वायर, इसे हम पूरे को x कंसीडर कर लेंगे, x मान लेंगे, और हमारा fx यानी कि जहाँ पे ये x दे रखा है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, पूरा का पूरा ये 3x स्क्वायर रख देंगे। तो चलिए fx कितना है हमारा, fx है cos x, और x हमारा कितना दे रखा है 3x स्क्वायर, तो ये हमारा ये रख दिया जाएगा। तो हमारा ये फॉग निकल के आ जाएगा, कितना आ गया cos 3x स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल के आ गया, फॉग निकल के आ गया। ठीक हो, तो हम ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन का फॉग और गॉफ हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन से दे रखा है, देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि दिए गए फलन x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। दिए गए फलन का x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन। अभी समाकलन चैप्टर से क्वेश्चन आ रखा है, जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 है, वहाँ से ये क्वेश्चन आ रखा है, और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इजी भी क्वेश्चन दे रखा है। देखिए स्टूडेंट, अब मैं इसमें आपके लिए मार्जिन नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं हर पेजेस में आपके लिए मैं मार्जिन नहीं खींचूंगा, बस मैंने आपको बता दिया है कि हम कैसे थोड़ा सा मार्जिन एक स्केल के बराबर मार्जिन देके बाकी आपको यहाँ से पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है कि y इक्वल्स टू क्या दे रखा था, tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये y भी दिया हो सकता है और आपके लिए i के फॉर्म में भी दिया हो सकता है। अगर आपको i के फॉर्म में नहीं दिया है, ठीक हो गया, तो आप इसे i के फॉर्म में बना लीजिएगा। तो i इक्वल्स टू दे रखा है, तो i का मतलब होता है बेटा इंटीग्रेशन, जिसे हम समाकलन बोलते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए समाकलन का साइन ये होता है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होता है। ठीक हो गया, तो इसमें क्या करा जाता है स्टूडेंट कि इसमें से आपको दिख रहा होगा कि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ऊपर क्या दे रखा है tan इनवर्स x। ये ऐसे समाकलन होते हैं जिनमें से हमें एक फंक्शन को कुछ कंसीडर करना पड़ता है, कुछ मानना पड़ता है, और दूसरा फंक्शन अपने आप ही क्वेश्चंस में गायब हो जाता है।
तो कैसे मतलब गायब होने का मतलब ये है कि वो किसी और की फॉर्म में बन जाता है। गायब होने का मतलब ये नहीं है कि गायब हो जाता है, बस वो अपनी फॉर्म को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो कैसे करेंगे, इसमें क्या करते हैं, लेट मीन्स माना tan इनवर्स एक्स, जो आपको tan इनवर्स एक्स दे रखा है इसे हम कुछ देर के लिए t मान लेंगे और इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो और ये आ जाता है d अपॉन डी एक्स टी। तो tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x के रिस्पेक्ट में होता नहीं है t का, तो ये dt अपॉन डी एक्स आ जाता है और dx को हम इस इधर ले आते हैं तो ये आ जाता है dx इक्वल्स टू dt आ जाता है। ये जब ये dx इक्वल्स टू dt आ जाता है तो देखिए स्टूडेंट, dx अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, हम dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख लेते हैं बच्चों, dt लिख लेते हैं। तो देखिए पूरा का पूरा फंक्शन dx के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया, dt बन गया। तो देखिए इसे बोलते हैं गायब होना। तो मतलब एक इतना बड़ा फंक्शन था dx अपॉन डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक छोटे से फॉर्म में बन गया dt फॉर्म में। और क्वेश्चन चेंज हो गया, i इक्वल्स टू tan इनवर्स को हमने क्या ले लिया था, t ले लिया था, तो अब इसे क्या ले लेंगे, t ले लेंगे अपॉन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की प्लेस पे क्या लिख लेंगे, सिंपल dt लिख लेंगे। यानी कि अब जो तुम्हारा समाकलन था वो किसके सापेक्ष बदल गया, t के सापेक्ष बदल गया। अभी तक दिया क्या था, x के सापेक्ष, लेकिन आंसर x के सापेक्ष ही आएगा। तो t के सापेक्ष समाकलन, t का जब हम समाकलन करेंगे तो आ जाता है t स्क्वायर अपॉन 2 और साथ में क्या आता है, एक c आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन को इक्वल करने के लिए आता है, बाकी इसका ज़्यादा कोई रोल होता नहीं है। जब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो कभी कभी c की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, लेकिन जनरली हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस t की वैल्यू, t की प्लेस पे हम t की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो हमने क्या ली थी, tan इनवर्स x ले रखी थी। तो क्या है, t की जगह रख दीजिए tan इनवर्स x और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 2 प्लस c। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स को वहीं पर क्लियर कर सकूँ, ठीक है। नहीं तो बेटा डाउट बने के बने रह जाएंगे और आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो और इस वीडियो से मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूँगा ही करूँगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि अगर जिन स्टूडेंट्स को आप मतलब इस वीडियो के बारे में पता नहीं है, इस चैनल के बारे में पता नहीं है, तो आप उसको शेयर कर देना, ताकि उनको भी इन पेपरों को सॉल्यूशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।